नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े हिस्ट्री को देख रहे थे, बिहार से जुड़े इतिहास को देख रहे थे, जिसमें कि 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के इतिहास को सुपरफास्ट रिवीजन के रूप में देखे थे, जिसमें कि आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा आया है और आप लोगों के द्वारा ही ये मांग की गई थी कि मध्यकालीन बिहार का भी एक इसी प्रकार का वीडियो लाया जाए और उसमें हम लोगों का रिवीजन जो है फटाफट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिहार में कर्नाट वंश से शुरू करेंगे। बिहार में कर्नाट वंश, बिहार में तुर्क शासन और बिहार में चेरो वंश, जितने भी है मध्यकालीन बिहार की एक ही वीडियो आएगी 35 से 40 मिनट की, और उसमें जो है उन सारे तथ्यों को आप लोगों के सामने रख देंगे, जिससे कि प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपको दिखाएंगे भी इस वीडियो में ही कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है मिडाइवल हिस्ट्री से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो की। हाँ, आप लोगों को अगर मेरा प्रयास सार्थक लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग हमें लाइक और कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। बिहार में तुर्कों का आगमन से शुरू होता है। देखिए, अभी इस वीडियो में जो है यहाँ पे जो है प्रारंभ में, खास करके इस मैप वाले चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दिखाएंगे कहाँ पे क्या क्या है, उसके बाद डिटेल में दिखाएंगे जहाँ से प्रश्न पूछे। अगर मध्यकालीन बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में तो इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। भले कंटेंट आपके पास गलत होने, याद नहीं होने के कारण गलत हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से बाहर का प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कर सकते हैं। खैर, देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा जब एग्जाम देकर के आइएगा। तो बिहार में तुर्क शासन का आगमन, तुर्कों का आगमन देखिए। तुर्कों का आगमन बिहार में किससे शुरू होता है? बिहार में तुर्क शासन की स्थापना इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़े हुए हैं वो इसको समझ जाएंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम थे। यही बिहार का प्रथम जो है मुस्लिम शासक बना था। यहाँ पे नेता या शासक कुछ भी कर सकते हैं। यही देखिए 60 से 62वीं पीटी में पूछा गया था। यहीं से प्रारंभ होता है बिहार में तुर्कों का आगमन, या कहिए तो बिहार में मुस्लिमों का आगमन भी इसी से प्रारंभ होता है। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना जो है 1158 ईस्वी में हुआ था। बिहार में आने वाला पहला सूफी संत कौन था? मोमिन आरिफ थे। मोमिन आरिफ थे बिहार आने वाला पहला सूफी संत। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को दिखाते हैं। संतुलित काल में जो है बिहार में जो है ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और कुछ नेपाल के क्षेत्र में यहाँ पे जो है कर्नाट वंश चलता था। कर्नाट वंश, इसके बारे में बस आप लोगों को NH याद रखना है। नानदेव इसके संस्थापक थे। नरसिंह देव है अगला शासक और हरि सिंह देव है, और हरि सिंह देव के बाद जो है यहाँ का शासन खत्म हो जाएगा। डिटेल में बताएंगे आगे में, आप लोग इसका ट्रिक याद रख लीजिए, NH। चलिए, बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला शासक कौन था? देखिए यहाँ पे आगे गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार का नाम बिहार जो है तुगलक काल में ही पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मलिक जानी को नियुक्त किया। देखिए 48वीं बीपीएससी में पूछा गया। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम तुजुके बाबरी में मिलता है। अभी जो वर्तमान बिहार है इसका नाम जो है पहली बार तुजुके बाबरी में मिलता है, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया। मनेर में स्थित बड़ी दरगाह मखदूम यहिया मनेरी होगा की मजार है। मनेर में स्थित जो है बड़ी दरगाह जो है ये मखदूम और यहिया मनेरी जी की मजार है। तो ये सब है। अब देखिए, बिहार में अफगान को देखना है। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार में सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। ये तो इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, आगे डिटेल में बताएंगे। बिहार का अंतिम अफगानी शासक दाऊद खां कड़ारानी था। देखिए, यही भोजपुर वाला जो इलाका है, भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक संतन सिंह था। यहाँ चांद एवं मुंड जो मुंडेश्वरी एवं चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से संबंधित है का संबंध जो है यही शाहाबाद और भोजपुर के चेर वंश से है। यहीं पे चेर वंश था। बिहार में चेर वंश का शासन शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर जिलों में फैला हुआ था। तो आप अब इसको मैप से समझ सकते हैं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। लगभग इतने इलाके में ये चीज़ फैला हुआ था। तो ये था यहाँ तक का आप लोगों को एक इस क्लास का ओवरव्यू दिखा दिया। अब चलिए शुरुआत करते हैं बिहार, मध्यकालीन बिहार को कर्नाट वंश से। और इसके बाद कहिएगा तो एक वीडियो डायग्राम के रूप में भी ला देंगे मिडाइवल हिस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। पाल वंश जब चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके बाद से ये कर्नाट वंश की स्थापना हुआ था। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में मिथिला तिरहुत में नानदेव ने, आप लोगों को बताए थे NH ट्रिक, नानदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। नानदेव ने अपनी राजधानी समरवागढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 98 से लेकर के 1378 ईस्वी तक मिथिला का
स्वर्ण युग कहा जाता है। ये देखिए 60 से 62वीं पीढ़ी में पूछा गया था। जो बिहार में कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़ था। इसके संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? नरसिंह देव हुआ। देखिए नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की भी उपाधि धारण किया था। तो ये सभी तथ्य है, इनको आप लोग याद रखिएगा। नान्यदेव जो है क्या कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। नान्यदेव का पुत्र हुआ गंगदेव, एक योग्य प्रशासक था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? यही नरसिंह देव था। बख्तियार खिलजी जब बिहार पे आक्रमण किया तो यह नरसिंह देव था, लेकिन नरसिंह देव किया क्या, जो उसको नजराना दे करके, कुछ रुपया दे करके शासन खुद के हाथ में ही रखा और जो है लगातार उनको यहाँ से कर भेजते थे, टैक्स भेजते थे बख्तियार खिलजी को। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था हरि सिंह देव था। तो वह कला एवं साहित्य का महान संरक्षक थे हरि सिंह देव, तथा उसने पंजी व्यवस्था की भी शुरुआत की जाती है। ये देखिए इतने डिटेल में किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी, यहीं पे मिलेगी, इसको देखिएगा। इसी ने जो है पंजी व्यवस्था कौन लागू किया था? तो पंजी व्यवस्था हरि सिंह देव लागू किए थे, साहित्य एवं कला के संरक्षक थे। और इसी के समय में गयासुद्दीन तुगलक किया था, जिसके बाद ये यहाँ से छोड़ करके नेपाल निर्वासित हो गए थे। अब देखिए बिहार में तुर्क शासन। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। मगध के क्षेत्र में सफल अभियान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को बिहार के अन्य स्थानों पर भी आक्रमण करने की अनुमति दी। 1198 में ओदंतपुरी बिहार, आधुनिक बिहार सरहद पर बख्तियार खिलजी ने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। संभवतः उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा भी था। इसे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है 60 से 62वीं में। अब इनमें से जितने भी तथ्य हैं उनको याद रखने का काम आपका है। तो देखिए ये जो है बिहार के जो है प्रथम सफल अभियान किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। 1198 में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा भी था इसने, और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता भी कहा जाता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने 1202 तक बिहार पर विजय प्राप्त कर नालंदा महाविहार को भी ध्वस्त कर दिया था 1202 में, और 1198 में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इस क्षेत्र का नाम बिहार तुर्कों द्वारा ही किया गया, आप लोगों को बताया ही थे ऊपर में। बख्तियार खिलजी की हत्या उसकी ही एक अधिकारी था अली मर्दान खिलजी ने। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? तो अली मर्दान के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या की गई थी। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। देखिए इल्तुतमिश ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रतिनिधित्व यानी सूबेदार नियुक्त किया, और जो है बख्तियार खिलजी को उसकी हत्या उसका ही सेनापति अली मर्दान ने कर दिया था। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर बिहार का शासन इख्तियारुद्दीन चुस्तकबा यगनातुन को दे दिया था, तथा कुछ समय बाद जो है तुगान खां को प्रदान किया। बाद में तुगान खां फिर बिहार का राज्यपाल बना। 1296-97 में अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश के बाद। इसने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सेना को दरभंगा भेजा, लेकिन शक सिंह ने सेना को पराजित कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में जब बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो उस समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक, यही देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता रहे थे कि यही कर्नाट वंश में जो अंतिम था NNH नानदेव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव, इसी के समय जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है हरि सिंह देव के समय में आक्रमण किया 1324 में। उस समय जो है यहाँ का शासक हरि सिंह देव था को पराजित किया, तथा तिरहुत क्षेत्र पर जो है तिरहुत जो मिथिला के क्षेत्र अभी जितना है वर्तमान में, उस पर गयासुद्दीन तुगलक कब्जा कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक कौन था? इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक था मलिक इब्राहिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग बिहार में चेरो वंश। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राज्य प्रमुख था। इसका क्षेत्र शाहाबाद से लेकर सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था। चेरो उज्जैनों एवं चेरों के बीच 1611 ईस्वी में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी हुई। अंततः उज्जैनियों की विजय हुई। फलतः चेरों की सोन नदी की तरफ भागना पड़ा। चेरों को जो है उज्जैनियों से लड़ाई के पश्चात सोन नदी की तरफ भागना पड़ा। चेरों का सबसे प्रतापी शासक मेदिनी राय था। ये पूछा जाता है मेदिनी राय, जिसका राज्य दाऊद नगर तथा अरवल तक फैला हुआ था। इसका पुत्र कौन था? प्रताप राय था। चलिए भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक को देखते हैं हम लोग। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित किए जाने के बाद मालवा के शासक भोजराज अपने संबंधियों व अनुयायियों
के साथ किकट क्षेत्र, यह बिहार को किकट कहा जाता है, शाहाबाद एवं पलामू के तत्कालीन शासक चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण पाए। उज्जैन के होने के कारण यह उज्जैनी राजपूत कहलाए। भोजराज के पुत्र देवराज ने 1324 में अपने पिता के नाम पर भोजपुर नगर की स्थापना की। क्या कहा जाता है? उज्जैनी राजपूत ये कहलाए थे। और भोजराज के पुत्र जो है देवराज ने 1324 में अपने पिता के नाम पे अभी जो है वर्तमान भोजपुर उस नगर की स्थापना किया था इसी वंश का देवराज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग बिहार में नौहानी वंश। देखिए शेरशाह सूरी के बाद जो है इस वंश की स्थापना नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के समय के बाद जब भारत पे इब्राहिम लोदी बाबर जो है इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, तो उसके बाद जो है बिहार में नौहानी वंश जो है अब खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नौहानी को बिहार का शासक नियुक्त किया। और दरिया खां नौहानी के पश्चात उसका पुत्र जो है बहार खां नौहानी बिहार का प्रशासक बना। तो इसको आप लोग इस तरीक़ा से याद रखिए, जैसे दरिया खां नौहानी, दरिया खां के बाद हो गया बहार खां और उसके बाद जो हो गया प्रशासक बना। उसके बाद जो है यही शेरशाह सूरी जो है यहाँ का प्रशासक बनता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई अभी जो आप लोगों को बताए थे 1526 के बाद बहार खां सुल्तान मोहम्मद शाह नौहानी नाम धारण कर लिया। 1526 ईस्वी में जब पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, तब जो है यह खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था सुल्तान मोहम्मद शाह नौहानी, यही बहार खां नौहानी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग में नौहानी वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। अफगानों के पराजय के बाद नौहानी सरदारों द्वारा जलाल खां को लेकर पराजित होने के बाद शेर खां द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण किया। शेर खां किसके बारे में चर्चा हो रही है? शेरशाह सूरी के बारे में। इसी का नाम शेर खां था और इसी ने हजरत आला की उपाधि धारण की कर अफगान शासक की नींव रखी। शेर खां कालांतर में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, और इंडियन हिस्ट्री में इसके विषय में विशेष पढ़ने के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में अफगान में आएगा शेरशाह। बिहार में अफगान शासन की स्थापना का श्रेय जो है ये अफगानी थे शेरशाह सूरी। फरीद खां इसका बचपन का नाम था शेरशाह सूरी का, शेरशाह को जाता है। फरीद खां बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। किसका पुत्र था? हसन खां सूर का पुत्र था। हसन खां सूर का पुत्र था, जिसको बिहार के नौहानी सुल्तान बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है शेरशाह के प्रमुख कार्य क्या है? लगान प्रबंधन को सुसंगठित किया, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की, नई राजस्व प्रणाली जब्ती प्रणाली आरंभ की किसके सहायता से? टोडरमल की सहायता से। भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया, डाक प्रथा प्रचलन कराया, सिक्के जारी किए, यातायात के क्षेत्र में ग्रांड ट्रक सड़क का निर्माण करवाया, प्रत्येक कोस की दूरी पर सराय, अभी जो बहुत सराय देखते हैं मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, सराय मतलब कुछ कोस दूरी पर जो है सराय का निर्माण कराया तथा संचार व्यवस्था दुरुस्त कराया। सराय का मतलब जब कोई भी आप रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ छोटा छोटा चीज़ बनाया जाता था, एक छांव टाइप का, जहाँ पर आदमी रुक के ठहर सकता था। नेक्स्ट है सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा का निर्माण स्वयं कराया गया। यह अष्टकोणीय मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर उदाहरण। अब शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को हम लोग देखते हैं। 1534 में बहुत बार पूछा गया सूरजगढ़ा की लड़ाई सूरजगढ़ा की लड़ाई हुई, जिसमें शेरशाह ने बंगाल को पराजित कर दिया। 1539 में चौसा बक्सर की निर्णायक लड़ाई में शेरशाह और हुमायूं के बीच। देखिए ये सब यहाँ पे बताएंगे नहीं, चौसा का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। इस विजय के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं भाग करके कहाँ शरण लिया था? ईरान में शरण लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना किया, क्योंकि इस समय हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह ने। 1541 में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया। कौन? शेरशाह। नेक्स्ट है शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा। ये सब अयोग्य था। 1553 में इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु 2 दिन बाद इसकी हत्या जो है कर आदिल शाह फिरोज शाह का मामा सत्तारूढ़ हुआ। और 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई।
पश्चात हुमायूं जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। बिहार और मुग़ल साम्राज्य को हम लोग को देखना है। 1580 में मुग़ल सम्राट अकबर ने बिहार को मुग़ल साम्राज्य का सूबा यानी प्रांत बनाया। देखिए लेकिन बिहार पे अभियान कहीं कहीं जो है 1576 भी दे देता है। तो ये 1576 ईस्वी में जो है सिर्फ अभियान चलाया था, लेकिन जब कहा जाएगा मिलाने की बात, तो मिलाने के बाद 1580 ईस्वी में जो है बिहार में मिलाया गया था, बिहार को मिलाया गया था मुग़ल प्रशासन में, मुग़ल क्षेत्र में। नेक्स्ट है 1580 में मुग़ल सम्राट अकबर ने बिहार को मुग़ल साम्राज्य या सूबा प्रांत दर्जा बनाया। खान ए खाना मुनीम खां को बिहार का, अब यहीं से पूछा जाता है कि बिहार में जो है अकबर ने किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया, प्रांतपति किसे बनाया, तो इसी मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के 12 सूबों में विभाजित किया था, जिसमें बिहार भी एक सूबा था। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अबुल फजल का पुत्र अब्दुर रहमान या अफजल खां 1660 में बिहार का सूबेदार बना था। नूरजहाँ का भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये सब बिहार के सूबेदार जो नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, उनका क्रम है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, वो वाला मुनीम खां वाला, और बाकी सबको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। इब्राहिम खां द्वारा पटना के समीप मनीर में मखदूम खां दौलत का मकबरा बिहार में मुग़ल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जहांगीर ने 1621 में शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? जहांगीर ने। और शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और सामूगढ़ के युद्ध में जो है औरंगजेब ने शाहजादा दारा को पराजित कर शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। दिल्ली में मुग़ल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को 1659 में बिहार का सूबेदार बनाया। 1665 में लश्कर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसी के समय बर्नियर यानी ब्रिटिश यात्री बिहार आया था। ये पूछा जाता है बर्नियर किसके समय में बिहार आया था, तो 1665 में बर्नियर बिहार आया था। तो अब बताइए इस समय केंद्र में किसकी शासन थी? औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम को बिहार भेजा, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? अपने पुत्र अजीम को। इसी के नाम पे अजीमाबाद भी पटना का, इसी ने पटना को अजीमाबाद कर दिया। फर्रुख सियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ। मुगल काल में किंग मेकर की उपनाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु पटना से ही थे। सैयद बंधु की भूमिका जब उत्तर मुगल काल आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें सैयद बंधु जो थे वो किंग मेकर की भूमिका में थे, तो उनका जो है संबंध पटना से ही था। और ये भी पूछा जाता फर्रुख सियर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1713 में हुआ। बंगाल के नवाब और बिहार को देखते हैं। फर्रुख सियर के शासनकाल में बिहार और बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। फिर भी बंगाल के नवाब बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर प्रत्यक्ष शासन 1733 में जो है ग्रहण किया। शुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है अलीवर्दी खां सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल की पूर्ण सत्ता अपने हाथ में। देखिए बंगाल का इतिहास जब पढ़े होंगे तो उसमें ये सब दिया हुआ। अलीवर्दी खां अपने नाती सिराजुद्दौला को बिहार का नामपत्र का उपनवाब बनाया। अलीवर्दी खां के समय राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया था। अलीवर्दी खां के समय 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग पर अंग्रेजों से सिराजुद्दौला का मतभेद हुआ। जो यहाँ इन लोगों को जो मैग्ना कार्टा दे दिया गया था 1713 ईस्वी में, उसका जो दुरुपयोग कर रहा था, जिसको लेकर के सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेजों में मतभेद हुआ, जिसका परिणति जो है 23 जून 1757 को कौन हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का षड्यंत्र के कारण पराजित हुआ। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, बार बार हमको इस चीज़ को बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये जो है आप लोगों का सुपरफास्ट रिवीजन है, तो क्यों इसके साथ मीर जाफ़र जो था इन्हीं का सेनापति, उन्हीं के द्वारा जो है विश्वासघात कर लिया गया था, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला पराजित हो गया था तुरंत ही। तत्पश्चात मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, किंतु अंग्रेजों के इसे जल्द ही हटाकर इसी का दामाद जो है मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने कालांतर में अंग्रेजों से मतभेद के पश्चात मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? मुंगेर अपनी राजधानी। किसने लाया? मीर कासिम ने लाया। पूछा जाता है। इसने मुंगेर में एक बंदूक फैक्ट्री की भी स्थापना की। मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना थी। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के जो थे पूर्व नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के सेना के बीच हुआ था।
और दिल्ली के नवाब उस समय शाह आलम द्वितीय थे, वो भी इसमें भाग ले लिए थे। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम, यहाँ सेकंड कर लीजिए, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो था, कई बार पूछा गया है। बक्सर के युद्ध के पश्चात के बाद 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि हुई। इसके जरिए मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त कर ली थी। ये सारे तथ्य थे। आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग एक बार अपने से खुद से भी रिवीजन कीजिएगा। हालांकि 1 से 2 बार और वीडियो को देखिएगा तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बिहार में सिख धर्म का प्रभाव। बिहार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है 26 दिसंबर 1666 को पटना, वर्तमान पटना साहिब में हुआ। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल तक गए थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं सदी में सहस्राम होते हुए पटना आए और गुरु गोविंद सिंह इन्हीं के पुत्र थे। यही जो 9वें गुरु थे सिखों के तेग बहादुर जी, इन्हीं का पुत्र जो है गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। अब देखिए बिहार में विदेशी यात्रियों का जो है आगमन, ये अलग टॉपिक है। ये प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक में जितने भी यात्री हैं उनको एक बार कहिएगा तो आप लोग अगले वीडियो में बता देंगे। आज आप लोगों को जो है मध्यकालीन बिहार से बहुत ही छोटा टॉपिक था। जो भी प्रश्न संबंधित आने वाले हैं तो उनको इस वीडियो में कवर किए हम लोग। आप लोग पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए। आप लोगों से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाली है। इस जितने भी तथ्य दिए हुए हैं इस वीडियो में, उससे बाहर की प्रश्न नहीं आने वाली है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।